Assalamualaikum. I'm Dr. Nida Waheed. By profession, I'm a physical therapist. I will discuss how to take history professionally. जब भी आप पेशेंट को डील कर रहे हैं तो आप कैसे प्रोफेशनल हिस्ट्री लेंगे, उससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके से लेते हैं। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपको कौन कौन से पॉइंट्स नोट करने चाहिए, तो आज के वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग की बात करें तो सबसे मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पेशेंट को बात करने के लिए। हम डिस्कस करें हम हिस्ट्री लेते क्यों हैं। हमें जब भी पेशेंट का डायग्नोसिस बनाना है तो हमें उसके लिए हिस्ट्री लेने की ज़रूरत है। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है हमें कैसे पता चलेगा, पेशेंट हमें बताएगा, तो वो हमें पता चलता है हिस्ट्री टेकिंग से। और अगर आप हिस्ट्री टेकिंग अच्छे से नहीं ले पाएंगे तो उससे क्या होगा, आप लैब टेस्ट वगैरह करवाएंगे, पेशेंट्स के बहुत सारे पैसे खर्च होंगे और पेशेंट आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 80% डायग्नोसिस आपके हिस्ट्री टेकिंग पे डिपेंड करता है, तो अच्छे से आपको हिस्ट्री टेकिंग लेना आनी चाहिए। इसके कुछ स्टेप्स हैं, लाइन बाय लाइन आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको हिस्ट्री लेना आ जाएगी। दूसरा ये कि जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस के जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको अच्छे से हिस्ट्री टेकिंग लेना आनी चाहिए। तो उसके लिहाज से आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हिस्ट्री लेते हैं। ऑलवेज लिसन टू योर पेशेंट, दे माइट बी टेलिंग यू द डायग्नोसिस। हमेशा अपने पेशेंट को सुने, वो आपको डायग्नोसिस के बारे में बता रहा होता है। इसका क्या है, सुनना क्या है कि आप उसकी हर बात नहीं सुनेंगे, आप उससे प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री टेकिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से हिस्ट्री लेना आ जाएगी। फिर आपको कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट आपको बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट बातें भी बता रहा होता है, लेकिन आपने उससे वो बात करनी है जो आपके मतलब की है, यानी उसकी कंडीशन से रिलेटेड। जब भी हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो हमारे पास एक मेथड होता है, सोप मेथड। सोप मीन्स एस मीन्स सब्जेक्टिव, ओ मीन ऑब्जेक्टिव, ए मीन्स असेसमेंट एंड पी मीन्स प्लान। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जब भी आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं। सब्जेक्टिव में जो पेशेंट आपको बताता है दैट इज इंक्लूडेड इन सब्जेक्टिव, यानी कि जो पेशेंट अपने सिम्टम्स बता रहा है, जो भी चीज़ें बता रहा है, उसको जो महसूस होता है, क्या कंडीशन है, कब से बीमार है, उसको हेडेक है, चलने में मसला होता है, जो भी वो बताएगा दैट इज इंक्लूडेड इन योर सब्जेक्टिव हिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव पॉइंट की बात करें तो जो भी आपने पेशेंट से पूछा, पेशेंट ने आपको बताया कि पेन है, अब आपने पेशेंट से पूछना स्टार्ट किया कि किस टाइम होता है, कौन सा एग्रीवेटिंग फैक्टर है, किस सुबह के टाइम ज़्यादा हो रहा है, रात के टाइम ज़्यादा हो रहा है, आपने स्वेलिंग नोट की, आपको लगा कि इसमें स्वेलिंग है, तो ये सारे जो आपने नोट किए या वाइटल्स नोट किए ऑल आर इंक्लूडेड इन ऑब्जेक्टिव पार्ट। असेसमेंट में आपने पेशेंट को असेस कर रहे हैं, पेशेंट को देखा कि क्या इसको जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी मोस्टली जो आपने डायग्नोसिस और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आप बना लेते हैं और इसकी बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि क्या जो असेसमेंट है, जो आपने डायग्नोसिस बनाया है, क्या वो सही है क्या नहीं सही है, उसी की बेसिस पे आपकी असेसमेंट हो जाती है। देन उसके बाद होता है आपका ट्रीटमेंट प्लान। आप डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट प्लान, पेशेंट को जो आप ट्रीटमेंट देंगे वो क्या होंगे। प्लान में आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। सो आपके वाइवा के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट, तो हम वाइवा के लिहाज से डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और अगर आप पेशेंट को डील करें तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। सो हिस्ट्री टेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है योर ड्रेसिंग। आप जब पेशेंट से हिस्ट्री लेने जा रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी जो ड्रेसिंग है, आपके जो कपड़े हो गए, आपने लैब कोट प्रॉपर पहना हो, आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर तरीके से हो कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे आप डॉक्टर लगें, तो आपकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहला स्टेप आ रहा है डैट इज़ ग्रीटिंग। आप पेशेंट के पास जाएंगे, पेशेंट को हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जो भी पेशेंट से आप जिस भी लैंग्वेज में बात करेंगे सबसे पहले ग्रीटिंग करेंगे और जैसे आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी एट द एंड, एट द लास्ट आप पेशेंट को थैंक यू कहेंगे कि उसने आपको टाइम दिया। उसके बाद है आपने इंट्रोडक्शन करवाना है। आप इंग्लिश में भी करवा सकते हैं, उर्दू में भी करवा सकते हैं, उस लैंग्वेज में करवाएं जो पेशेंट को बात समझ में आए। सबसे पहले आपने बताना है कि आप क्या हैं। आई एम डॉक्टर निदा वहीद, बाय प्रोफेशन आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट। आप उर्दू में इस तरह बता सकते हैं कि मैं डॉक्टर निदा वहीद हूँ। आप अपना नाम बताएंगे ऑब्वियसली, और जो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फिर उसके बाद आपने अपना नाम बताना है, आपने अपना प्रोफेशन बताना है, और उसके बाद थर्ड आपने लेना है पेशेंट से कंसेंट, पेशेंट की मर्ज़ी,
क्या मैं आपको असेस कर सकता हूँ, या क्या मैं आपसे पेश ये पूछ सकता हूँ, या मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैं पूछ लूँ। सो आपने पेशेंट से इजाज़त लेनी है, उसका कंसेंट लेना है, उसकी मर्ज़ी पूछनी है। अगर पेशेंट कंसेंट देगा तो ही आप आगे हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जब भी हम हिस्ट्री टेकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास डेमोग्राफिक डेटा आता है। डेमोग्राफिक डेटा में पेशेंट का नाम आपको उसको रिलीजन के बारे में बता रहा होता है कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, या आपको उसको मुखातिब करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। हम जो भी वर्ड पूछ रहे हैं, जो भी पेशेंट से इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, हर इन्फॉर्मेशन का कोई ना कोई मतलब है। उसके बाद आता है पेशेंट की एज, के पेशेंट की उम्र क्या है। कुछ डिजीज़ आपको पता है यंग एज में होती हैं, कुछ मिडल एज में होती हैं, कुछ ओल्ड एज में होती हैं। तो आपको पेशेंट की जो एज है वो आपको बता रही होती है कि पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 20 ईयर्स में शोल्डर पेन है तो वो फ्रोज़न शोल्डर नहीं होगा, लेकिन अगर 40 ईयर्स है और आप ऊपर से फीमेल्स भी हैं तो प्रॉबेबली बहुत चांसेस हैं कि फ्रोज़न शोल्डर भी है, हो सकता है। प्रॉबेबली यानी कि चांस है, तो आपको सिर्फ वो एक क्लू दे रहा है। तो आपको जो भी वर्ड आपको बता रहे हैं वो क्लूज़ हैं बेसिकली। तो उसके बाद अगर हम एज के हिसाब से बात करें तो रोमेटाइड आर्थराइटिस यंग एज में होता है। 20, 22, 25 साल का पेशेंट आपके पास जॉइंट पेन की कंप्लेन से आ रहा है, इट मे बी रोमेटाइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यंग एज में नहीं होता, ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज में होता है। तो 40+, 50+ अगर एज में आ रहा है आपके पास पेशेंट और जॉइंट पेन की कंप्लेन है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। क्लू है, ठीक है, फाइनल नहीं है। उसके बाद जेंडर की बात करें, मेल है, फीमेल है। मेल की में कुछ डिजीज़ेस कॉमन होती हैं, फीमेल में कुछ डिजीज़ेस कॉमन होती है। आपको पता है कि फ़ीमेल ज़्यादा जो है डॉक्टर के पास जाती हैं, ज़्यादा कंसर्न होती हैं अपनी हेल्थ को लेके एज़ कम्पेयर टू मेल। जैसे भी अगर आप क्लिनिक्स देखेंगे तो फीमेल्स का विजिट ज़्यादा होता है। तो जैसे मैंने फ्रोजन शोल्डर का बताया कि फ़ीमेल्स में कॉमन है, तो इस तरह बहुत सारे डिजीज़ आपको, जैसे हार्ट अटैक हो गया, मेल्स में कॉमन होता है। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम मेल्स में ज़्यादा होता है। वैसे तो आजकल फीमेल्स में भी हो रहा है, लेकिन जेंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, डिवोर्स है, मैरिड है, विडो है। और क्योंकि आप उसके मैरिटल स्टेटस की बेसिस पे उसकी जो है उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको क्या क्या इशू हो सकते हैं। देन उसका ऑक्यूपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट काम क्या करता है, पेशेंट का काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि अगर एक जो पेशेंट है जिसको ऑक्यूपेशन रिसेप्शनिस्ट कह रहे हो, सारा दिन उसे खड़े रहने का काम है, तो उसको प्लांटर फेशियाइटिस का पेन वगैरह भी हो सकता है। तो आपके लिए ऑक्यूपेशन जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप ट्रीटमेंट करके पेशेंट को वापस भेज रहे हैं, तो पेशेंट अगर उसी पोजीशन में दोबारा वापस आ जाएगा तो क्या होगा कि उसको दर्द बढ़ जाएगा। पेशेंट के ऑक्यूपेशन के बाद उसका रेजिडेंस एरिया आता है। रेजिडेंस एरिया के वो रहता कहाँ है, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ डिजीज़ेस कुछ एरियाज़ में कॉमन होती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा, और उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह का स्टेटस है। देन डेट ऑफ एडमिशन या रेफरल। आप देखें, अगर पेशेंट एडमिशन है आपके पास तो आप उससे डेट पूछेंगे अगर आपके पास वो वार्ड में है, और कि कितने दिन से है। या रेफरल कि किसी और डॉक्टर के पास से आया है तो वो ऑलरेडी रेड फ्लैग साइंस जो हैं वो चेक करा के आया है, यानी कि कोई इस तरह का मसला नहीं है मेडिकल का कि उसको फ़ौरन से मेडिकल अटेंशन चाहिए हो। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, वो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, वो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसमें फ़ौरन से इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जिस पर आप रेड फ्लैग साइंस देखते हैं तो आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ फ़ौरन से भेजेंगे, क्योंकि उसको मेडिकल इमरजेंसी की नीड होगी। तो रेफरल्स की बेसिस पे आपको अंदाज़ा होगा कि कोई इसके रेड फ्लैग साइन नहीं होंगे। प्रॉबेबली हो भी सकते हैं, लेकिन वो आप असेस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वाइटल साइंस है आपके पास, 4 वाइटल साइंस होते हैं। वाइटल साइंस आपके ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का पार्ट है, लेकिन हमने का डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर है। अगर आपके पास कोई पेशेंट इस तरह का आ रहा है जिसके वाइटल साइन डिस्टर्ब हैं तो उसको फ़ौरन से मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको आगे रेफ़र करें। देन हम बात करें सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की। सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में देन आपके पास आ जाता है पेशेंट की चीफ कंप्लेंट या प्रेजेंट कंप्लेंट, यानी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसका मेन मसला क्या है, ठीक है, कि वो अभी किस इशू के साथ आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आपके पास पेशेंट नी पेन के साथ आ सकता है, शोल्डर पेन के साथ आ सकता है, बैक पेन के साथ आ सकता है। तो उसका अभी जो आपके पास आया है वो क्या मसला है, वो बहुत जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चीफ कंप्लेन क्या है, अभी किस मसले से आया है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। चीफ कंप्लेन में सबसे पहले आप पेशेंट से पूछेंगे डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बाद आप उससे उसका चीफ कंप्लेन, आप अभी किस मसले से आए हैं हमारे पास। अब आपके पास कोई पेशेंट कंप्लेन के साथ आ रहा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जानें ऑनसेट पेन का करैक्टर, रेडिएशन, एग्रीवेटिंग एलिवेटिंग फैक्टर्स, टाइमिंग्स। यानी कि आप पेशेंट से पूछेंगे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल घुटने के दर्द के साथ आ रहा है तो आप उससे पूछेंगे कब होता है ये दर्द और किस साइट पे किस तरह का है। करैक्टर मीन्स कि ऐसा तो नहीं कि तेज़ी से तो नहीं आ रहा, चुभन वाला दर्द तो नहीं है, आपको इरिटेट तो नहीं करता है, लाइन की तरह चलता हुआ तो नहीं आता। आपको पता है कि हर पेन जो है, अगर बोन का पेन होगा तो डल स्लो सा महसूस होगा, नर्व का पेन होगा तो शार्प सा पेन होगा, थ्रॉबिंग चुभने वाला पेन तो नहीं है। तो आप इससे पेशेंट से पूछेंगे। फिर आप पेशेंट से पूछेंगे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स कौन से, यानी वो कौन से मूवमेंट हैं जो आपका दर्द बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चलने में आपको ज़्यादा दर्द होता है, बैठने में आपको ज़्यादा दर्द होता है, किस मूवमेंट में आपको ज़्यादा दर्द होता है, एलिवेटिंग फैक्टर्स और कौन से मूवमेंट में जिसमें आपको आराम मिलता है। पेशेंट आपको उससे बता सकता है कि मुझे सोने में आराम मिलता है, तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप पेन की सिवियरिटी चेक करेंगे। एक हमारे पास स्केल्स होते हैं, एक होता है विजुअल एनालॉग स्केल और एक है न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल, NPRS और VAS। वास के जरिए हम ज़्यादातर नोट करते हैं, 0 से 10 तक हम सिवियरिटी देते हैं। उसमें होता है कि पेशेंट से पूछते हैं कि आपको जो दर्द है, अगर हल्का दर्द है, माइल्ड है, तो उसके हिसाब से हम आपको 0 से 10 एक स्केल दे रहे हैं। 10 मतलब बहुत ज़्यादा है, 0 मतलब नहीं है, और 1 2 थोड़ा बहुत है, 6 7 पे है आपको मिडल है, और 8 9 10 बहुत सिवियरिटी उसके हिसाब से। तो पेशेंट आपको स्केल के हिसाब से बताता है उसको कितना पेन है। देन आप उसके एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स पूछते हैं कि इस पेन की वजह से आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तो वो आप उससे पूछते हैं। हम पेशेंट से ADLs और IADLs भी पूछते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग और इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की बात करें तो जो रोज़मर्रा के काम है, बाथिंग, क्लोथिंग, कपड़े पहन सकता है कि नहीं, वॉशरूम जा सकता है कि नहीं, अपने सारे काम कंघी कर सकता है कि नहीं, खाना खा सकता है कि नहीं, ये बेसिक काम आ जाते हैं। दैट ऑल आर इंक्लूडेड ADLs। IADLs मीन फ़ोन कितना यूज़ कर लेता है वो अच्छे से, वो कीबोर्ड कितने अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। वो जो IADL जो पहले से इस्तेमाल करते हैं और आप डिस्टर्ब हो गए डिजीज़ की बेसिस पे, तो आप उसके लेवल पे उसकी बेसिस से पूछेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो वो पहले कर रहा था और अब वो उसको करने में मसला हो रहा है। तो ADLs और IADLs से पूछना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है इसमें। फिर आप पेशेंट से कोमॉर्बिड्स पूछते हैं कि कोई और बीमारी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आजकल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हाइपरटेंशन कॉमन है और डायबिटीज़ कॉमन है, हार्ट इश्यूज़ कॉमन है और फैटी लीवर कॉमन है। तो आप पेशेंट से पूछ लेते हैं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो आपको बता देगा। देन आपकी बात करें प्रेजेंट कंप्लेन की, देन प्रेजेंट कंप्लेन के बाद आती है आपके पास हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन। आप पेशेंट से पूछेंगे, आपने पेशेंट से प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछ लिया कि आपका जो मसला है वो क्या है। तो जैसे हमने डिस्कस किया नी पेन या बैक पेन फॉर एग्जांपल, तो अब आप उससे इसकी हिस्ट्री पूछेंगे कि आपको नी पेन है तो कितने दिन से है, अगर आपको बैक पेन है तो कितने दिन से है, और कैसे शुरू हुआ, किस तरह स्टार्ट हुआ, और और ये कब से है। तो आपको पेशेंट फिर बताना शुरू करेगा। अब अगर ऐसा हो कि पेशेंट को कोई गिर गया हो तो उसकी वजह से पेन हुआ हो, तो आप उससे मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी पूछेंगे कि आप किस तरह, मैकेनिज़्म MOI, यानी आप उससे पूछेंगे कि ट्विस्ट हुआ था, पाँव को क्या हुआ था, ये किस तरह आप गिरे। तो आप उससे पूरा प्रोसीजर पूछेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताता है कि किस तरह जिस तरीके से गिरता है तो उसकी इंजरी किस लेवल पे वो आपको पता चल जाती है। देन आपने प्रेजेंट कंप्लेन पूछ ली, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन पूछ ली। देन आप पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, आपको पहले से कोई और मसला तो नहीं था, कोई और इश्यूज़ पहले के जो रह चुके हों, तो अब वो पूछेंगे। फिर आप पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री पूछेंगे कि कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन कुछ हुआ तो नहीं है,
जैसे अक्सर फीमेल्स आ रही होती हैं तो सी सेक्शन वगैरह हुए होते हैं, तो आप उनसे वो भी पूछ सकते हैं, या लोगों के अपेंडिक्स के ऑपरेशन होते हैं, तो पास्ट मेडिकल एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उनसे ही ज़रूर पूछें। देन आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फैमिली में कोई इस तरह की बीमारियाँ तो नहीं है, तो आप पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी फैमिली में जैसे आजकल आपको पता है कि कितने कॉमन है हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, और ये जो है फैमिली हिस्ट्रीज़ हैं, मतलब हम सब जो है आजकल पाकिस्तान में की बात कीजिए, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हर एक को है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है, और डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे ये बात पूछें। देन उसके बाद आ जाता है कि ड्रग और मेडिकेशन हिस्ट्री, कि कोई इस दवाई तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम ड्रग की बात करते हैं, ड्रग मीन्स मेडिसिन आती हैं, तो ये वो वाली ड्रग्स नहीं हैं, ठीक है। तो हम ड्रग्स की वो बात कर रहे हैं। आप उनसे पूछेंगे कोई दवाइयाँ तो नहीं लेते, ताकि अगर उसके बाद कोई सी और चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, यानी कोई मेडिसिन से एलर्जी ना हो, किसी और चीज़ खाने पीने से एलर्जी ना हो, तो आप उस टाइम पूछ लेते हैं। फिर आप पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हिस्ट्री पूछते हैं कि पेशेंट मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है। इससे आपको पेशेंट के फाइनेंशियल बर्डन का अंदाज़ा हो जाता है, पेशेंट कितना मेडिकल केयर आराम से ले पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर लो क्लास फैमिली से है, तो उसको पेशेंट्स को मेडिकल केयर सीख करने में थोड़े से प्रॉब्लम हो गए। वो कहेगा कि नहीं, मुझे अपने घर का भी चलाना है, तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो आपका इलाज कितना अफोर्ड कर सकता है, आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाता है। देन पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की क्या हैबिट्स हैं, पेशेंट क्या करता है, स्मोकिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, डाइट प्रॉपर फॉलो करता है, नहीं करता। डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस वैल्यू वो क्या है, वो प्रॉपर खाना खाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अगर प्रॉपर इस्तेमाल करता है अमाउंट पे, तो उसको डिजीज़ नहीं होंगी। आपको पता है कि जो अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं यूज़ कर रहे हो तो ओबेसिटी हो जाती है, ओबेसिटी के बेसिस पे आपको और बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ओबेसिटी नहीं भी होती, तो जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं, तो उनमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन से आपको किडनी इश्यूज़, और किडनी इश्यूज़ से आपको हार्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इसी तरह यूरिक एसिड से आपको गाउट हो सकता है, जो जॉइंट अटैक्स होते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे ही पूछें। देन रिव्यू ऑफ सिस्टम्स। अब आप उनसे बाकी उसके सिस्टम से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि बाकी जो सिस्टम्स हैं उससे स्पेशल क्वेश्चंस आप पूछें। हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन जो सिम्टम्स हैं मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ेस के कौन से हैं। पेशेंट को एक्टिंग या स्टिफनेस हो सकती है, फटीग थकन हो सकती है, मसल ट्विचिंग हो सकती है, पेन जो है मूवमेंट से ज़्यादा बढ़ सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, टेंडरनेस के हम हाथ लगाएं तो पेन स्टार्ट हो जाए, स्वेलिंग हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट होगी, स्पैज़म होगा, ब्रूसिंग एंड डिस्कलरेशन भी हो सकती है। देन कॉमन सिम्टम्स इन न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स इसमें आपके जो है न्यूरोमस्कुलर यानी ब्रेन भी आपका इन्वॉल्व है, मस्कुलर सिस्टम भी आपका इन्वॉल्व है, मसल क्रैम्पिंग, मसल ट्विचिंग, एकिंग, पेन वगैरह हो सकता है, मसल लॉस या मसल एट्रॉफी हो सकती है, और मूवमेंट इश्यूज हो सकते हैं पेशेंट्स को, मसल्स बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकती हैं जब भी आपकी नर्व इन्वॉल्व हो गई, या ड्रूपी आईलिड्स हो सकती हैं, डबल विजन हो सकता है, या स्वॉलिंग यानी खाने में पेशेंट्स को मसला हो रहा हो निगलने में। देन कॉमन सिम्टम्स इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, एसओबी का इशू हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, पेशेंट को सांस लेने में मसला हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, पैल्पिटेशन हो सकती है, पाँव पे एडीमा, पाँव में स्वेलिंग हो सकती है, कोल्ड ठंडे पसीने आएंगे पेशेंट को, और जो है दिल घबरा रहा होगा, और फटीग और नौजिया के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। बाकी आपके सिस्टमिक रिव्यू में सीएनएस के सिम्टम्स हो सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पेशेंट को फिट्स हो रहे हैं, पेंट है, हेडेक, विजन प्रॉब्लम है, तो इसको मेडिकल केयर की तरफ आप रेफ़र करेंगे। अगर उसको सीवियस के इशू हो रहे हैं तो आप कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ रेफ़र करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अगर इश्यूज़ होंगे तो रेस्पिरेटरी और तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेंगे, और जीआईटी के इश्यूज़ हो, नौजिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहे हैं, वोमिटिंग है, तो उसको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेंगे। अगर जेनेटो यूरिनरी सिस्टम्स है, यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिन आने में प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड आ रहा है उसमें, या वाटर जो इनटेक उस डिस्टर्ब हुआ हुआ इसके बेसिस पे उसको प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो जो ब्लैडर रिलेटेड वहाँ पेन हो रहा है, तो आप पेशेंट को रेफ़र करेंगे आगे।
इसी तरह जॉइंट मस्कुलर पेन है और स्किन रैश है और लम्प्स और बम्प्स भी महसूस हो रहे हैं तो फिर उसको डर्माटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पेशेंट को कब रेफ़र करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट supervised clinical practice subjective examination. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. If you like my video, then please subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz.